आज की हमारी बातचीत पैसे के बारे में है, लेकिन बैलेंस शीट और चार्ट्स के बारे में नहीं। बिल्कुल नहीं। हम बात करेंगे पैसे के मनोविज्ञान की, वो गहरी छिपी हुई सच्चाइयां जो हमारे वित्तीय फैसलों को चलाती हैं। और हमारे पास जो स्रोत हैं, उनका मकसद हमें कुछ ऐसे सबक सिखाना है जो एक तरह से हर किसी पर लागू होते हैं। और इसकी शुरुआत होती है 1931 की एक बहुत ही अजीब और डरावनी कहानी से। हाँ, जहाँ एक डेंटिस्ट के साथ एक अपॉइंटमेंट बहुत ही गलत हो जाता है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। क्लेरेंस ह्यूज नाम का एक आदमी था जिसके मुंह में जबरदस्त दर्द था। वो अपने डेंटिस्ट के पास गया जिसने उसे, आप कह सकते हैं, उस जमाने का एनेस्थीसिया दिया। और जब क्लेरेंस कुछ घंटों बाद उठा तो उसे पता चला कि उसके 16 दांत निकाले जा चुके थे। 16? और साथ ही उसके टॉन्सिल भी हटा दिए गए थे। और ये तो बस शुरुआत थी। एक हफ्ते के अंदर ही उस सर्जरी की वजह से हुई दिक्कतों के कारण क्लेरेंस की मौत हो गई। ये तो बहुत भयानक है। हाँ, उसकी पत्नी ने डेंटिस्ट पे मुकदमा किया, लेकिन इस बात के लिए नहीं कि सर्जरी में कोई गड़बड़ी हुई। अच्छा। उस जमाने में सर्जरी में मौत का खतरा वो एक आम बात मानी जाती थी। उसने मुकदमा इस बात पर किया कि क्लेरेंस ने इन सब चीजों के लिए कभी अपनी मर्जी दी ही नहीं थी। मतलब उससे पूछा ही नहीं गया था। बिल्कुल। और अगर पूछा जाता तो वो कभी हाँ नहीं कहता। लेकिन यहाँ मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। जब ये केस अदालतों में गया तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। एक जज ने तो डेंटिस्ट का पक्ष लेते हुए कहा कि डॉक्टरों को अपने हिसाब से सबसे बेहतर फैसले लेने की आजादी होनी चाहिए। अरे, मतलब उनका तर्क था कि वरना विज्ञान तरक्की कैसे करेगा। बिल्कुल। उस दौर में मरीज की सहमति, जिसे आज हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहते हैं, उसका कोई वजूद ही नहीं था। तो मेडिकल दुनिया बस 2 उसूलों पर चलती थी। हाँ, 2 उसूल। पहला, हर मरीज ठीक होना चाहता है, और दूसरा, उसे ठीक करने का एक ही सही तरीका होता है जो डॉक्टर जानता है। तो इसमें मरीज की राय की, उसके डर की कोई जगह नहीं थी। कोई जगह नहीं थी। डॉक्टर का काम था इलाज करना, बस। लेकिन पिछले 50-60 सालों में मेडिकल साइंस में तो एक क्रांति आई है ना? एक बहुत बड़ी क्रांति। डॉक्टर जे कैट्स की किताब थी द साइलेंट वर्ल्ड बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। उसने इस पूरी सोच को ही बदल दिया। अच्छा। अब जोर बीमारी का इलाज करने से ज्यादा मरीज का इलाज करने पर है। जिसका मतलब है मरीज को सब कुछ बताना, विकल्प देना। हाँ, उनके फायदे नुकसान समझाना और फिर फैसला उन पर छोड़ना कि वो अपने लिए क्या चाहते हैं। तो अब डॉक्टर एक तरह से सलाहकार की भूमिका में है, भगवान की नहीं। एकदम सही। अब ये माना जाता है कि हर मरीज के लिए सही इलाज अलग हो सकता है। जैसे किसी के लिए ज्यादा जीना जरूरी है तो किसी बिना दर्द के जीना। उनकी अपने मूल्य है, अपनी प्राथमिकताएं हैं, और इसलिए उनकी राय सबसे ज्यादा मायने रखती है। और यहीं पर ये कहानी हमारे आज के विषय यानी पैसे से जुड़ती है। बिल्कुल, क्योंकि जो बात दवाइयों और इलाज पर लागू होती है, वही बात पैसे और निवेश पर भी हूबहू लागू होती है। स्रोत का लेखक कहता है कि देखो, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपको अपने पैसे का क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि आप क्या चाहते हैं, आपको वो कब चाहिए, और सबसे जरूरी, आपको वो क्यों चाहिए। वो क्लैरेंस ह्यूज का डेंटिस्ट नहीं बनना चाहता। सही। वो किसी पर अपनी सोच थोपना नहीं चाहता कि यही सबसे सही तरीका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सलाह बेकार है। जैसे डॉक्टर बेकार नहीं होते। उनके पास ज्ञान होता है। वो जानते हैं कि किस चीज के कामयाब होने की कितनी संभावना है। वो जोखिमों को समझते हैं। ठीक वैसे ही। ठीक वैसे ही पैसे के मामले में भी कुछ सार्वभौमिक सच्चाइयां हैं। कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो हमेशा काम करते हैं, भले ही हर कोई उन्हें अपनी जिंदगी में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करे। तो ये एक गाइड बुक की तरह है, नियमों की किताब की तरह नहीं। बिल्कुल। तो चलिए इन सिद्धांतों को एक एक करके समझते हैं। पहला सिद्धांत तो मानसिकता से जुड़ा लगता है। स्रोत कहता है, जब चीजें अच्छी चल रही हों तो विनम्रता खोजें, और जब गलत हो तो माफी या करुणा। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन है बहुत गहरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये स्वीकार करना कि दुनिया में भाग्य यानी लक और जोखिम यानी रिस्क दोनों असली ताकतें हैं। अच्छा। जब कोई सफल होता है तो हम उसे हीरो बना देते हैं, और जब कोई असफल होता है तो हम उसे बेवकूफ मान लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हर नतीजे के पीछे मेहनत के साथ साथ थोड़ा भाग्य या दुर्भाग्य भी होता है। और इसे स्वीकार करने से हम उन चीजों पर ध्यान लगा पाते हैं जिन्हें हम सच में कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। और शायद दूसरों को और खुद को जज करना भी कम कर देते हैं। इसी से जुड़ा एक और कमाल का विचार है, अहंकार कम, संपत्ति ज्यादा। बचत आपके अहंकार और आपकी आय के बीच का अंतर है। वाह,
ये तो कमाल की लाइन है। है ना? और आज के दौर में ये और भी ज्यादा सच है। जब हम लगातार सोशल मीडिया पर लोगों को महंगी गाड़ियां खरीदते और शानदार छुट्टियां मनाते देखते हैं, तो हमारा अहंकार हमें भी वैसा करने के लिए उकसाता है। हम अमीर दिखना चाहते हैं। हाँ, अमीर दिखना। लेकिन संपत्ति वो नहीं है जो दिखती है, जैसे महंगी कारें। संपत्ति वो है जो नहीं दिखती, जैसे बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा, निवेश, जो आपको आजादी देता है। तो ये सिर्फ आय और खर्च का गणित नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई है अपने अहंकार के खिलाफ। और इसी लड़ाई से जुड़ा तीसरा बिंदु है दिखावे से ज्यादा दयालुता। कोई भी आपकी चीजों से उतना प्रभावित नहीं होता जितना आप खुद होते हैं। सही बात है। हमें लगता है कि एक शानदार घड़ी या बड़ी गाड़ी से हमें सम्मान मिलेगा, लेकिन असल में हम जो चाहते हैं वो है प्रशंसा और इज्जत। और वो चीजें आपको हॉर्स पावर से ज्यादा दयालुता और विनम्रता से मिलती हैं। बिल्कुल। तो ये तो हुए मानसिक मॉडल, एक तरह से नींव। लेकिन एक अच्छी मानसिकता को काम करने के लिए एक ढांचे की भी जरूरत होती है। यहीं पर कुछ रणनीतियां काम आती हैं। हाँ, तो चलिए रणनीतियों पर आते हैं। आपकी लिस्ट में पहला क्या है? एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली विचार है। अपने पैसे का प्रबंधन इस तरह करें कि आपको रात में अच्छी नींद आए। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। हम हमेशा सबसे ज्यादा रिटर्न के पीछे भागते हैं। हाँ, हाईएस्ट रिटर्न। हाँ, लेकिन क्या मैं चैन से सो पाऊंगी, ये पूछना शायद ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। ये उच्चतम रिटर्न पाने के लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग ज्यादा जोखिम लेकर ज्यादा रिटर्न पाकर अच्छी नींद लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी रणनीति पर भरोसा होता है। और कुछ लोग बिल्कुल सुरक्षित निवेश करके चैन से सोते हैं, भले ही रिटर्न कम हो। कोई एक जवाब सही नहीं है। लेकिन क्या इससे मुझे रात में अच्छी नींद आएगी? ये सवाल हर वित्तीय फैसले के लिए सबसे अच्छा गाइड है। और नींद के अलावा एक और चीज है जो बहुत शक्तिशाली है, समय। स्रोत कहता है कि एक निवेशक के रूप में आप जो सबसे शक्तिशाली काम कर सकते हैं वो है अपने समय का विस्तार करना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लंबी अवधि के लिए सोचना। समय वो निवेश में सबसे ताकतवर चीज है। यही कंपाउंडिंग का जादू है। ये छोटी छोटी बचत को बहुत बड़ा बना देता है और आपकी बड़ी बड़ी गलतियों को भी। हाँ, आपकी बड़ी बड़ी गलतियों के असर को भी कम कर देता है। ये भाग्य और जोखिम को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन ये पल्ले को आपकी मेहनत की तरफ झुका देता है। धैर्य रखना शायद निवेश में सबसे मुश्किल काम है, लेकिन सबसे जरूरी भी। धैर्य, ये तो आजकल बहुत कम मिलता है। और इसी से जुड़ा एक और अहम सिद्धांत है, गलती की गुंजाइश रखना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ, मतलब भविष्य में क्या हो सकता है और अच्छा करने के लिए आपको भविष्य में क्या चाहिए, इसके बीच एक अंतर रखें। इसे ऐसे समझिए, जब आप एक लंबी यात्रा पर निकलते हैं तो आप एक स्पेयर टायर रखते हैं। इसलिए नहीं कि आपको टायर पंचर होने की उम्मीद है, बल्कि इसलिए कि ऐसा हो सकता है। गलती की गुंजाइश रखना वही स्पेयर टायर है। ये आपको खेल में बनाए रखता है। और जब तक आप खेल में हैं, कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा सकती है। बिल्कुल। ये एक मामूली सी सावधानी लग सकती है, लेकिन लंबे समय में ये आपको बर्बाद होने से बचाकर कई गुना ज्यादा फायदा दे सकती है। हाँ, और ये गलती की गुंजाइश वाली बात एक और जरूरी सच्चाई की ओर ले जाती है कि निवेश में आप अक्सर गलत होंगे। बहुत बार। स्रोत कहता है कि आप आधे समय गलत हो सकते हैं और फिर भी एक बड़ी दौलत बना सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि दुनिया ऐसी ही है। परिणामों का ज्यादातर हिस्सा कुछ ही चीजों से आता है। इसे पावर लॉ या 80-20 का नियम भी कहते हैं। मतलब आपके पोर्टफोलियो में शायद 10 में से 4-5 निवेश नुकसान में होंगे, 2-3 ठीक-ठाक रहेंगे और सिर्फ 1 या 2 ही होंगे जो आपको असाधारण रिटर्न देंगे। और बाकी सबकी भरपाई कर देंगे। हाँ, इसलिए जरूरी है कि आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को देखें, न कि एक-एक शेयर के उतार चढ़ाव से परेशान हों। ये तो बहुत राहत देने वाली बात है ना? कुछ शानदार और कुछ बेकार निवेश होना, यही एक अच्छे पोर्टफोलियो की निशानी है। और इसी से जुड़ी एक और हकीकत है, जोखिम और बर्बादी के बीच का फर्क। हाँ, रिस्क वर्सेस रूइन। उस जोखिम से प्यार करें जो समय के साथ आपको फायदा पहुंचाता है, लेकिन उस विनाशकारी जोखिम से डरें जो आपको खेल से ही बाहर कर दे। ये बहुत ही अहम फर्क है। इसे एक बॉक्सर की तरह सोचें। वो रिंग में छोटे छोटे मुक्के खाने का जोखिम लेता है ताकि वो जीतने का मौका बना सके, लेकिन वो उस एक नॉकआउट पंच से हमेशा बचता है जो उसे खेल से ही बाहर कर दे। निवेश में भी छोटे मोटे नुकसान उस खेल का हिस्सा हैं, लेकिन बर्बादी वो नॉकआउट पंच है जो आपको हमेशा के लिए बाहर कर देती है। तो आपको खेल में बने रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए।
तो अब तक हमने मानसिकता और रणनीतियों की बात की, लेकिन ये सब हम कर क्यों रहे? अंत में सब कुछ व्यक्तिगत लक्ष्यों पर आता है। और यहाँ स्रोत एक बहुत ही सुंदर बात कहता है, पैसे का उपयोग अपने समय पर नियंत्रण हासिल करने के लिए करें। और शायद यही पैसे का सबसे बड़ा फायदा है। आप जो चाहते हैं, जब चाहते हैं, जिसके साथ चाहते हैं, जितना चाहते हैं, करने की क्षमता, ये सबसे बड़ा लाभांश है। अपने समय पर कंट्रोल न होना खुशी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। बिल्कुल। एक अच्छी नौकरी जिसमें आपको मोटी तनख्वाह मिलती है लेकिन आपका अपने वक्त पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो आपको उतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी एक थोड़ी कम तनख्वाह वाली नौकरी दे सकती है, जहां आप शाम को अपने परिवार के साथ वक्त बिता सकें। सही। और इस कंट्रोल को पाने का एक बहुत ही सीधा साधा तरीका है, सिर्फ बचत करें, बिना किसी खास वजह के। हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है। हम हमेशा किसी लक्ष्य के लिए बचत करते हैं, कार के लिए, घर के लिए, छुट्टियों के लिए। लेकिन उन चीजों के लिए बचत करना जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते, वो सबसे जरूरी है। जीवन वो आश्चर्यों से भरा है। कोई उदाहरण? जैसे अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या नौकरी चली जाए, उस समय किसी खास मकसद के बिना की गई बचत ही काम आती है। तो बिना किसी लक्ष्य के की गई बचत जिंदगी के उन झटकों के खिलाफ आपका सबसे बड़ा हथियार है। सबसे बड़ा। और दो आखिरी बातें। पहली, वित्तीय निर्णयों में अति से बचें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिंदगी बदलती है। आज जो आपके लिए जरूरी है वो 10 साल बाद शायद नहीं होगा। 22 साल की उम्र में आप जो बहुत आक्रामक या बहुत सुरक्षित वित्तीय योजना बनाते हैं, हो सकता है 42 की उम्र में आपको उस पर पछतावा हो। तो बीच का रास्ता अपनाना बेहतर है। हाँ, अपनी योजना में थोड़ी नरमी रखें ताकि वो बदलते वक्त के साथ ढल सके। और आखिर में शायद सबसे जरूरी बात, अपना खेल परिभाषित करें। सुनिश्चित करें कि आपके कार्य उन लोगों से प्रभावित ना हो जो एक अलग खेल खेल रहे हैं। सीधी सी बात है, अपनी दौड़ दौड़ो। किसी और को देखकर अपनी रणनीति मत बदलो। हाँ, अगर कोई डे ट्रेडर है तो उसका खेल अलग है। अगर कोई 20 साल बाद रिटायरमेंट के लिए निवेश कर रहा है तो उसका खेल अलग है। दूसरों की सफलता देखकर अपनी रणनीति बदलना सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। और ये बात हमें वापस हमारी शुरुआती कहानी पर ले जाती है, क्लेरेंस ह्यूजेस की कहानी पर। हाँ, डेंटिस्ट ने वही किया। उसने अपना खेल खेला जो उसे वैज्ञानिक रूप से सबसे बेहतर लगा, न कि मरीज का खेल, जिसकी प्राथमिकता शायद सिर्फ दर्द से छुटकारा पाना थी। बिल्कुल। वित्त में भी जब हम दूसरों का खेल खेलने लगते हैं तो हम एक तरह से बिना सहमति के अपने ही वित्तीय दांत निकलवा रहे होते हैं। तो इन सब का सार क्या है? यही कि वित्त में कोई एक सही जवाब नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे अब चिकित्सा में नहीं है। कोई एक नुस्खा नहीं है जो सबके लिए काम करे। लक्ष्य इन सार्वभौमिक सिद्धांतों को समझना है और फिर वो रास्ता खोजना है जो किसी एक व्यक्ति के लिए काम करता है। स्रोत का अंतिम बिंदु इस विचार को बहुत खूबसूरती से समेटता है। अव्यवस्था का सम्मान करें, रिस्पेक्ट द मेस। इसका मतलब? समझदार, जानकार लोग भी पैसे पर असहमत हो सकते हैं क्योंकि उनके लक्ष्य, उनकी जरूरतें, उनकी इच्छाएं बहुत अलग होती हैं। कोई एक सही जवाब नहीं है, सिर्फ वो जवाब है जो आपके लिए काम करता है। जो आपके लिए काम करता है। और दिलचस्प बात यह है कि इन सभी सिद्धांतों को बताने के बाद स्रोत का लेखक कहता है, अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे लिए क्या काम करता है। हाँ, वो इन सभी सामान्य सच्चाइयों को लेकर अपनी एक व्यक्तिगत रणनीति साझा करता है। और यहीं से हमारे श्रोता के लिए एक अहम सवाल खड़ा होता है। इन सभी सिद्धांतों को सुनने के बाद एक ऐसी वित्तीय रणनीति जो किसी को रात में शांति से सोने में मदद करती है, वो असल में दिखती कैसी है? आप कौन सा खेल खेल रहे हैं? आपके लिए पर्याप्त क्या है? ये सिर्फ नंबरों के बारे में नहीं है, ये उन मूल्यों के बारे में है जो किसी की जिंदगी को चलाते हैं। शायद यही वो विचार है जिस पर आगे मनन किया जा सकता है।